बीमार पति की तीमारदारी करते हुए रत्ना को कठोर यंत्रणा से गुजरना पड़ रहा था। ऊपर से सास के टोने टोटके उसको आहत तो करते, पर मजबूत इरादे वाली रत्ना की बस एक ही जिद थी। सुनिए सुनीता पाठक द्वारा लिखित कहानी। नमस्कार मित्रों, आज हम दाम्पत्य जीवन की कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है तुम्हें पाने की जिद में। ट्रेन में बैठते ही सुकून की सांस ली। धीरज ने सारा सामान बर्थ के नीचे एडजस्ट कर दिया था। ट्रेन के चलते ही ठंडी हवा के झोंकों ने मुझे कुछ राहत दी। मैं अपने बड़े नाती गौरव की शादी में शामिल होने इंदौर जा रही हूँ। हर बार की घुटन से अलग इस बार इंदौर जाते हुए लग रहा है कि अब कष्टों का अंधेरा मेरी बेटी की जिंदगी से छंट चुका है। आज जब मैं अपनी बेटी की खुशियों में शामिल होने इंदौर जा रही हूँ तो मेरा मन सफर में किसी पत्रिका में सिर छिपाकर बैठने की जगह उसकी जिंदगी की किताब को पन्ने दर पन्ने पलटने का कर रहा है। कितने खुश थे हम जब अपनी प्यारी बिटिया रत्ना के लिए योग्य वर ढूंढने में अपने सारे अनुभव और प्रयासों के निचोड़ से जितेंद्र को सर्वथा उपयुक्त वर समझा था। आकर्षक व्यक्तित्व का धनी जितेंद्र इंदौर के प्रतिष्ठित कॉलेज में सहायक प्राध्यापक है। अपने माता पिता और भाई हर्ष के साथ रहने वाले जितेंद्र से ब्याह कर मेरी रत्ना भी परिवार का हिस्सा बन गई। गुजरते वक्त के साथ गौरव और यश भी रत्ना की गोद में आ गए। जितेंद्र गंभीर और अंतर्मुखी थे। उनकी गंभीरता ने उन्हें एकांत प्रिय बनाकर निरस्ता की ओर ढकेलना शुरू कर दिया था। जितेंद्र के छोटे भाई चपल और हंसमुख हर्ष के मेडिकल कॉलेज में चयनित होते ही माता पिता का प्यार और झुकाव उसके प्रति अधिक हो गया। यूं भी जोशीले हर्ष के सामने अंतर्मुखी जितेंद्र को वे दब्बू और संकोची मानते आ रहे थे। भावी डॉक्टर के आगे कॉलेज में लेक्चरर बेटे को माता पिता द्वारा नाकाबिल करार देना जितेंद्र को विचलित कर गया। बार बार नकारा और दब्बू घोषित किए जाने का नतीजा यह निकला कि जितेंद्र गहरे अवसाद से ग्रस्त हो गए। संवेदनशील होने के कारण उन्हें जब यह एहसास और बढ़ा तो वह लिहाज की सीमाओं को लांघकर अपने माता पिता, खासकर माँ को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगे। वैचारिक असंतुलन की स्थिति में जितेंद्र के कानों में कुछ आवाजें गूंजती प्रतीत होती थीं, जिनसे उत्तेजित होकर वह अपने माता पिता को गालियां देने से भी नहीं चूकते थे। शांत कराने या विरोध का नतीजा मारपीट और सामान फेंकने तक पहुंच जाता था। वह माँ से खुद को खतरा बतलाकर उनका परोसा हुआ खाना पहले उन्हें ही चखने को मजबूर करते थे। उन्हें संदेह रहता था कि इसमें जहर मिला होगा। जितेंद्र को रत्ना का अपनी सास से बात करना भी स्वीकार न था। वह हिंसक होने की स्थिति में उनका कोप भाजन नन्हे गौरव और यश को भी बनना पड़ता था। मेरी रत्ना का सुखी संसार क्लेश का अखाड़ा बन गया था। अपने स्तर पर प्यार दुलार से जितेंद्र के माता पिता और हर्ष ने सब कुछ सामान्य करने की कोशिश की थी, मगर तब तक पानी सिर से ऊपर जा चुका था। यह मानसिक ग्रंथि कुछ पलों में नहीं, शायद बचपन से ही जितेंद्र के मन में पल रही थी। दौरों की बढ़ती संख्या और विकरालता को देखते हुए हर्ष और उनके माता पिता जितेंद्र को मानसिक आरोग्यशाला आगरा लेकर गए। मनोचिकित्सक ने मेडिकल हिस्ट्री जानने के बाद कुछ परीक्षणों व सीटी स्कैन की रिपोर्ट को देखकर उनकी बीमारी को सिजोफ्रेनिया बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इस रोग का उपचार लंबा और धीमा है। रोगी के परिजनों को बहुत धैर्य और संयम से काम लेना होता है। रोगी के आक्रामक होने पर खुद का बचाव और रोगी को शांत कर दवा देकर सुलाना कोई आसान काम नहीं था। उन्हें लगातार काउंसलिंग की आवश्यकता थी। हम परिस्थितियों से अनजान ही रहते।
यदि गौरव और यश को अचंभित करने यूं अचानक इंदौर न पहुंचते। हालात बदले हुए थे। जितेंद्र बरसों से मरीज दिखाई दे रहे थे। रत्ना पति के क्रोध की निशानियों को शरीर पर छिपाती हुई मेरे गले लग गई थी। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। जिस रत्ना को एक ठोकर लगने पर मैं तड़प जाती थी, वही रत्ना इतने मानसिक और शारीरिक कष्टों को खुद में समेटे हुए थी। जब कोई उपाय नहीं रहता तो पास के नर्सिंग होम से नर्स को बुलाकर हाथ पांव पकड़कर इंजेक्शन लगवाना ही आखिरी उपाय रहता था। इतने पर भी रत्ना का आशा और विश्वास कायम था। माँ, यह बीमारी लाइलाज नहीं है। मेरी बड़ी बहू का प्रसव समय नजदीक आ रहा था, सो मैं रत्ना को हौसला देकर भारी मन से वापस आ गई थी। रत्ना मुझे चिंता मुक्त रखने के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़कर मुझे तटस्थ रखना चाहती थी। इस दौरान मेरे बेटे मयंक और आकाश जितेंद्र को दोबारा आगरा मानसिक आरोग्यशाला लेकर गए। जितेंद्र को वहां एडमिट किया जाना आवश्यक था, लेकिन उसे अकेले वहां छोड़ने को इनका दिल गंवारा न करता और उसे काउंसलिंग और परीक्षणों के बाद आवश्यक हिदायतों और दवाओं के साथ वापस ले आते थे। मैं बेटों के वापस आने पर पल पल की जानकारी चाहती थी, मगर वे डॉक्टर का कहना है कि जितेंद्र जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे कहकर दाएं बाएं हो जाते थे। कहाँ भूलता है वह दिन जब मेरे नाती यश ने रोते हुए मुझे फोन किया था। यश ने सुबकते हुए बहुत कुछ कहना चाहा था और गौरव फुसफुसाकर रोक रहा था। फोन पर कुछ मत बोलो, नानी परेशान हो जाएगी। लेकिन जब मैंने उसे सब कुछ बताने का हौसला दिया तो उसने रोते रोते बताया, नानी, आज फिर पापा ने सारा घर सिर पर उठाया हुआ है। किसी भी तरह मनाने पर दवा नहीं ले रहे हैं। मम्मी को उन्होंने जोर से जूता मारा जो उन्हें घुटने में लगा और बेचारी लंगड़ा कर चल रही हैं। मम्मी तो आपको कुछ भी बताने से मना करती हैं, मगर हम छिप कर फोन कर रहे हैं। पापा इस हालत में हमें अपने पापा नहीं लगते हैं। हमें उनसे डर लगता है। नानी, आप प्लीज जल्दी आओ। आगे रुधे गले से वह कुछ न कह सका था। तब मैं और धीरज फोन रखते ही जल्दी से इंदौर के लिए रवाना हो गए थे। उस बार मैं बेटी की जिंदगी तबाह होने से बचाने के लिए उतावलेपन से बहुत ही कड़ा निर्णय ले चुकी थी, लेकिन धीरज अपने नाम के अनुरूप धैर्यवान है। मेरी तरह उतावले नहीं होते। इंदौर पहुंचकर मेरे मन में हर बार की तरह जितेंद्र के लिए कोई सहानुभूति न थी, बल्कि वह मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करने का दोषी था। तब मेरा ध्येय केवल रत्ना, यश और गौरव को वहां से मुक्त कराकर अपने साथ वापस लाना था। जितेंद्र की इस दशा के दोषी उसके माता पिता हैं, तो वही उसका ध्यान रखें। मेरी बेटी क्यों उस पागल के साथ घुट घुट कर अपना जीवन बर्बाद करे। उफ, मेरी रत्ना को कितनी यंत्रणा और दुर्दशा सहनी पड़ रही थी। जितेंद्र सो रहे थे। उन्हें बड़ी मुश्किल से दवा देकर सुलाया गया था। एकांत देखकर मैंने अपने मन की बात रत्ना के सामने रख दी थी। बस बहुत हो गई सेवा। हमारे लिए तुम बोझ नहीं हो जो जितेंद्र की मार खाकर यहाँ पड़ी रहो। करने दो इसके माँ बाप को इसकी सेवा। तुम जरूरी सामान बांधो और बच्चों को लेकर हमारे साथ चलो। तब यश और गौरव सहमे हुए मेरी बात से सहमत दिखाई दे रहे थे। आखिरकार उन्होंने ही तो मुझे समस्या से उबरने के लिए यहाँ बुलाया था। क्या सोच रही हो रत्ना, चलने की तैयारी करो, मैंने उसे चुप देखकर जोर से कहा था। सोच रही हूँ कि माँ बेटी के प्यार में कितनी कमजोर हो जाती है। आपको इन हालात से निकलने का सबसे सरल उपाय मेरा आपके साथ चलना ही लग रहा है। जीवन एक संघर्ष है। यह घुट्टी आपने ही पिलाई है और बेटी के प्यार में यह मंत्र आप ही भूले जा रही हैं। और लोगों की तरह आप भी इन्हें पागल की उपमा दे रही हैं, जबकि यह केवल बीमार हैं। आपने तो पूर्ण स्वस्थ और सुयोग्य जितेंद्र से मेरा विवाह किया था ना। मैंने जिंदगी की हर खुशी
इनसे पाई है। स्वस्थ व्यक्ति कभी बीमार भी हो सकता है, तो क्या बीमार को छोड़ दिया जाता है? इनकी इस बीमारी को मैंने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। दुनिया में संघर्षशील व्यक्ति न जाने कितने असंभव कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। तो क्या मैं मानव सेवा परम धर्म के संस्कार वाले समाज में अपने पति की सेवा का प्रण नहीं ले सकती? जितेंद्र को इस हाल में छोड़कर आप अपने दिल से पूछिए, क्या वाकई मैं आपके पास खुश रह पाऊंगी? यह माता पिता की अवहेलना से आहत हैं। पत्नी के भी साथ छोड़ देने से इनका क्या हाल होगा, जरा सोचिए। मम्मी, आप पुत्री मोह में आसक्त होकर ऐसा सोच रही हैं, लेकिन मैं ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकती। हाँ, आप कुछ दिन यहाँ रुक जाइए। यश और गौरव को नाना नानी का साथ अच्छा लगेगा। इन दिनों मैं उन पर ध्यान भी कम ही दे पाती हूँ। रत्ना धीरे धीरे अपनी बात स्पष्ट कर रही थी। वह कुछ और कहती इससे पहले रत्ना के पापा, जो चुपचाप हमारी बात सुन रहे थे, उठकर रत्ना को गले लगाकर बोले, बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसी तरह हौसला बनाए रखो बेटी। रत्ना के निर्णय ने मेरे अंतर्मन को झकझोर दिया था। ऐसा लगा कि मेरी शिक्षा अधूरी थी। मैंने रत्ना को जीवन संघर्ष मानने का मंत्र तो दिया था, मगर सहजता से जिम्मेदारियों का वहन करते हुए कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का पाठ मुझे रत्ना ने पढ़ाया। मैं उसके सिर पर हाथ फेरकर भरे गले से सिर्फ इतना ही कह पाई थी, बेटी, मैं तुम्हारे प्यार में हार गई, लेकिन तुम अपने कर्तव्यों की निष्ठा में जरूर जीतोगी। कुछ दिन रत्ना और बच्चों के साथ गुजार कर मैं धीरज के साथ वापस आ गई थी। हम रहते तो ग्वालियर में थे, मगर मन रत्ना के आसपास ही रहता था। दोनों बेटे अपने बच्चों और पत्नी के परिवार में खुश थे। मैं उनकी तरफ से निश्चिंत थी। हम सभी चिंतित थे तो बस रत्ना पर आई मुसीबत से। धीरज छुट्टियां लेकर मेरे साथ हर संभव कोशिश करते जब तब इंदौर पहुंचने की। रत्ना के ससुर इस मुश्किल समय में रत्ना को सहारा दे रहे थे। उन्होंने बड़े संघर्षों के साथ अपने दोनों बेटों को लायक बनाया था। जितेंद्र ही आर्थिक रूप से घर को सुदृढ़ कर रहे थे। हर्ष तब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, इसलिए घर की आर्थिक स्थिति डामाडोल होने लगी थी। बीमारी की वजह से जितेंद्र को महीनों अवकाश पर रहना पड़ता था। अनेक बार छुट्टियां अवैतनिक हो जाती थीं। दवाइयों का खर्च तो था ही, काफी समय आगरा में अस्पताल में भी रहना पड़ता था। जब कभी जितेंद्र कॉलेज जाते तो रत्ना भी साथ जाती थी। रत्ना के कॉलेज में उनके सहयोगियों से सहानुभूति और सहयोग की प्रार्थना की थी कि वे लोग जितेंद्र की मानसिक स्थिति को देखते हुए उनके साथ बहस या तर्क न करें। जितेंद्र को संतुलित रखने के लिए रत्ना साय की तरह उनके साथ रहती। जितेंद्र को बच्चों के भरोसे छोड़कर रत्ना बाहर कहीं नौकरी करने भी नहीं जा सकती थी, इसलिए घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। जिस दिन जितेंद्र कुछ विचलित दिखते थे, रत्ना को ट्यूशन वाले बच्चों को वापस भेजना पड़ता था, क्योंकि एक तो वह उन बच्चों को जितेंद्र का कोप भाजन नहीं बनाना चाहती थी और दूसरे वह नहीं चाहती थी कि आस पड़ोस के बच्चे जितेंद्र को असंतुलित मनोदशा को नमक मिर्च लगाकर अपने परिजनों में प्रचारित करें। इस कारण सामान्य दिनों में उसे अधिक समय ट्यूशन में देना पड़ता था। गृहस्थी की 2 पहियों की गाड़ी में एक पहिए के असंतुलन से दूसरे पहिए पर सारा दारोमदार आ टिका था। सभी साजो सामान से भरा घर घोर आर्थिक संकट में धीरे धीरे खाली हो रहा था। यश और गौरव को शहर के प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल से निकालकर पास के ही एक स्कूल में दाखिला दिला दिया था, ताकि आने जाने के खर्च और आर्थिक बोझ को कुछ कम किया जा सके। मासूम बच्चे भी इस संघर्ष के दौर में मां के साथ थे।
वे कक्षा में अव्वल आकर माँ की आंखों में आशा के दीप जलाए हुए थे। रत्ना जाने किस मिट्टी की बनी थी, जो पल भर भी बिना आराम किए घर, बच्चों, ट्यूशन और पति सेवा में कहीं भी कोई कसर न रखना चाहती थी। मेरे बेटे मयंक और आकाश अपनी लाडली बहन रत्ना की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते, पर स्वाभिमानी रत्ना ने आर्थिक सहायता लेने से विनम्र इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि अपने परिवार के खर्चों के बाद एक गृहस्थी की गाड़ी खींचने के लिए आपको अपने परिवार की इच्छाओं का गला घोटना पड़ेगा भाई। आपका यह अपनापन और सहारा ही काफी है कि आप मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हैं। इन हालात की जिम्मेदार जितेंद्र की माँ खुद को निरपराधी साबित करने के लिए चोट खाई नागिन की तरह रत्ना के खिलाफ नई नई साजिशें रचती रहती। छोटे बेटे हर्ष और पति की असहमति के बावजूद जितेंद्र को दूर दराज के ओझा सियानों के पास ले जाकर तंत्र साधना और झाड़ फूंक कराती, जिससे जितेंद्र की तबीयत और बिगड़ जाती थी। जितेंद्र के विचलित होने पर उसे रत्ना के खिलाफ भड़काकर उसके क्रोध का रुख रत्ना की ओर मोड़ देती थी। केवल रत्ना ही उन्हें प्यार दुलार से दवा खिला पाती थी, लेकिन तब नफरत की आंधी बने जितेंद्र को दवा देना भी मुश्किल हो जाता था। जितेंद्र को स्वयं पर भरोसा मजबूत कर अपने भरोसे में लेना, उन्हें उत्साहित करते हुए जिंदा दिली कायम करना उनकी काउंसलिंग का मूल मंत्र था। सहन शक्ति की प्रतिमा बनी मेरी रत्ना सारे कलंक प्रताड़ना को सहती चुपचाप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती रही। यश और गौरव को हमारे साथ रखने का प्रस्ताव वह बहुत शालीनता से ठुकरा चुकी थी। मम्मी, इन्हें हालात से लड़ना सीखने दो, बचना नहीं। वाकई बच्चे माँ की मेहनत को सफल करने में जी जान से जुटे थे। गौरव इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर पुणे में नौकरी कर रहा है। यश इंदौर में ही एमबीए कर रहा है। हर्ष के डॉक्टर बनते ही घर के हालात कुछ पटरी पर आ गए थे। रत्ना की सेवा, काउंसलिंग और व्यायाम से जितेंद्र लगभग सामान्य रहने लगे थे। हाँ, दवा का सेवन लगातार चलते रहना है। अपने बेटों की प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार मिल रही सफलता से वे गौरवान्वित थे। रत्ना की सास अपने इरादों में कामयाब न हो पाने से निराश होकर चुप बैठ गई थी। भाभी को अकारण बदनाम करने की कोशिशों के कारण हर्ष की नजरों में भी अपनी माँ के प्रति सम्मान कम हुआ था। हमेशा झूठे दंभ को ओढ़े रहने वाली हर्ष की माँ अब हारी हुई औरत सी जान पड़ती थी। ट्रेन खुली, हवा में दौड़ने के बाद धीमे धीमे शहर में प्रवेश कर रही थी। मैं अतीत से वर्तमान में लौट आई। इत्मीनान से रत्ना की जिंदगी की किताब के सुख भरे पन्नों तक पहुँचते पहुँचते मेरी ट्रेन भी इंदौर पहुँच गई। स्टेशन पर रत्ना और जितेंद्र हमें लेने आए थे। कितना सुखद एहसास था यह, जब हम जितेंद्र और रत्ना को स्वस्थ और प्रसन्न देख रहे थे। शादी में सभी रस्मों में भाग दौड़ में जितेंद्र पूरी सक्रियता से शामिल थे। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि यह व्यक्ति सिजोफ्रेनिया जैसे जज्बाती रोग की जकड़न में है। गौरव की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद गौरव और नववधू बड़ों का आशीर्वाद लेकर हनीमून के लिए रवाना हो गए। शाम को मैं, धीरज, रत्ना और जितेंद्र चाय पीते हुए हल्की फुल्की गपशप में मशगूल थे। तब जितेंद्र ने झिझकते हुए मुझसे कहा, मम्मी जी, आपने रत्ना के रूप में एक अमूल्य रत्न मुझे सौंपा है, जिसकी दमक से मेरा घर आलोकित है। मुझे सही मायनों में सच्चा जीवन साथी मिला है, जिसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। बेटी की गृहस्थी चलाने की सूझबूझ और सहन शक्ति की तारीफ सुनकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। रत्ना, मेरा दुर्व्यवहार, इतनी आर्थिक तंगी, सास के दंश,
मेरा इलाज कैसे सह पाई तुम इतना कुछ? अनायास ही रत्ना से मुस्कुराकर पूछ बैठे थे जितेंद्र। रत्ना शर्माकर सिर्फ इतना ही कह सकी, बस तुम्हें पाने की जिद में। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की जरूरी सीख भी देती है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा अपने मित्रों में शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अगले प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।